नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम रीट तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती एसएसटी का कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित जो पहला माइनर टेस्ट था उसका सॉल्यूशन लेकर के हाजिर हैं। पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देखना। आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाले हैं। तो पूरा हल करवाएंगे आपको ये पेपर। साथ ही साथ आपको बता दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते जाना। पहला प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान में निम्नलिखित स्थलाकृतियों का उत्तर से दक्षिण में उनकी अवस्थिति का सही क्रम कौन सा है। उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति पूछा है तो सब आप जानते होंगे। सबसे पहले यहाँ नाली आएगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 सबसे पहले आना चाहिए। उसके बाद दरियन यानी कि जो टिब्बे होते हैं उनको दरियन कहा जाता है, वो आएंगे। उसके बाद जो ऊपर माल का पठार है वो आएगा और फिर बोहमट का पठार, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जिले में बनास बेसिन का अधिकांशतः विस्तार है। तो आप सब इस बनास बेसिन के विस्तार को जरूर जान लें। इस बनास बेसिन का सबसे अधिक विस्तार है, इस ऑप्शन के हिसाब से टोंक जिले का हो जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ आपको राजस्थान के एक तरफ धरातलीय स्वरूप हैं और उसके बाद 4 कथन दिए हुए हैं। इनमें कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। तो अरावली विश्व का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्व मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित है, यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। चौथा प्रश्न है, मुकुंदरा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंदवाड़ा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 4 का 2 सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से झालावाड़ पठार के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। तो यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 5 का 2 हो जाएगा। इसका उत्तर दक्षिणी भाग डाग गंगाधर की उच्च भूमि कहलाता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन सही है। छठे प्रश्न की बात करें तो छठा प्रश्न है, तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सब जानते होंगे, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। मोहनगढ़ जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर, ऑप्शन नंबर 6 का 1 उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखरों का सही समूह है। यहाँ आपको 1000 मीटर से अधिक अरावली की जो ऊंची चोटियाँ हैं उनका क्रम बताना है। तो आप सब जानते होंगे, ऋषिकेश 1017, कमलनाथ की पहाड़ी ये भी 1000 से अधिक है और दिलवाड़ा का पर्वत है वो भी 1000 से ऊपर है। ऑप्शन नंबर 3 ऋषिकेश, कमलनाथ की पहाड़ी और दिलवाड़ा उत्तर सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। तो आप सब इस प्रश्न का उत्तर जानते होंगे, बनास बेसिन का ये भाग है मालपुरा करौली का मैदान। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर समूह है उत्तरी अरावली से संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर है वो सिरावास और बबाई, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्व के मैदान से संबंधित असत्य कथन आपको बताना है। तो 10वें प्रश्न में सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रदेश में बनास बाणगंगा बेसिन के उत्तरी भाग को मेवाड़ का मैदान कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर 2 10 का गलत हो जाएगा। 11वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 11वां प्रश्न है, बूंदी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी प्रश्न आरबीसी द्वारा पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सतूर का पर्वत है जो बूंदी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर माना जाता है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलाकृति भूदृश्य में असंगत युग्म की पहचान आपको करनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रेग जो कि मरुस्थलीय, जो ऑप्शन नंबर 3 है वो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये एक असंगत है, बाकी सभी संगत है। ढांड जो मरुस्थलीय प्रदेश में अस्थायी झील है इनको ढांड कहा जाता है। इनसेलबर्ग अवशिष्ट पहाड़ियों को कहा जाता है, जबकि नेबखा झाड़ी के सहारे जो निर्मित बालू का स्तूप है इनको नेबखा कहा जाता है। 13वां प्रश्न है, मेवल क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य पर्वतीय प्रदेश है या जो क्षेत्र है उसको मेवल कहा जाता है। 14वां प्रश्न है, अरावली को दक्षिणी पूर्वी पठार से अलग करने वाला भ्रंश या दरार कौन सा है।
तो इसको कहा जाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट, यानी कि महान सीमा भ्रंश। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित पठारों के पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित क्रम की पहचान कर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ सबसे पहले हाड़ौती, उसके बाद ऊपरमाल का पठार, लसाड़िया का पठार, बोरट का पठार और सबसे पश्चिम की तरफ है आबू का पठार। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, राजस्थान में हमादा मरुस्थलीय प्रदेश की सेलें निम्नलिखित में से किस भूगर्भिक काल की है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जुरासिक या इयोसीन काल। ऑप्शन नंबर 4 16 का सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण पूर्वी पठार का भाग नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा देवगढ़ का पिडमाट मैदान, यानी कि ऑप्शन नंबर 17 का 4 सही उत्तर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बालू का स्तूप को जीवा अवशेष बालू का स्तूप माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवरोधी बालू का स्तूप, यानी कि किसी अवरोध की वजह से रुकने वाले जो रेत के टिब्बे बनते हैं उसमें जीवावशेष पाया जाता है। 19वां प्रश्न है, विंध्यन कगार भूमि मुख्यतः निर्मित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बालू का पत्थर एवं सेल से। 19 प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है? तो यहाँ आपको जो सुम्मिलित नहीं है उसका उत्तर देना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 20 का 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नागौर उच्च भूमि और डोरा पर्वत है वो सुम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सुम्मिलित है। यानी कि लूणी बेसिन को नेहड़ कहा जाता है, जबकि शेखावटी प्रदेश को जोहड़ कहा जाता है और घग्गर का जो मैदान है उसे नाली भी कहा जाता है। 21वां प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ जो पर्वत हैं, दूसरी तरफ जिले से संबंधित आपको क्रम बताना है। यानी डोरा पर्वत आप सब जानते होंगे जो जालोर में है, जबकि कमली घाट जो है वो राजसमंद में है, हरस की पहाड़ियाँ सीकर में है, हाथीनाल उदयपुर में। ऑप्शन नंबर 21 का 3 सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, अरावली पर्वत के संदर्भ में असत्य कथन आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा 22वें का। इसका निर्माण टर्सरी युग में हुआ है, यानी कि अरावली का जो निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, ना कि टर्सरी युग में। ऑप्शन नंबर 3 इसका असत्य कथन हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है और इस प्रश्न का सही उत्तर है वो दक्षिणी भाग में फॉस्फेटिक सेलों के शरण से मिश्रित लाल काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। 23वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो असंगत है, बाकी सभी तीनों संगत है। 24वां प्रश्न है, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इनसेप्टिसॉल्स। 24वें प्रश्न का इनसेप्टिसॉल प्रकार की पाली, सिरोही और भीलवाड़ा उदयपुर में मृदा पाई जाती है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रकार जिले से सम्मिलित नहीं है? तो आप सब जानते होंगे रेवी रीना जो कि गंगानगर में ये मिट्टी पाई जाती है। जिप्सी फेरस जो बीकानेर में है ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो सी रोजम्स हनुमानगढ़ चूरू है ये गलत हो जाएगा। जबकि स्लेटी भूरी मिट्टी है जो पाली और जालोर में पाई जाती है। ये प्रश्न भी आरपीसी द्वारा पूछा जा चुका है। 26वां प्रश्न है, उदयपुर तथा कोटा जिले में अधिकांशतः कौन सी प्रकार की मृदा है? तो पर्वतीय मृदा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, सम्मिलित करना है। एक तरफ मिट्टी के प्रकार है, दूसरी तरफ जलवायु प्रदेश है। तो आपको इस क्रम को सम्मिलित करके उत्तर देना है। तो एरिडोसोल्स प्रकार की जो मृदा है वो शुष्क अर्ध शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है, जबकि इनसेप्टिसॉल्स प्रकार की जो मृदा है वो अर्ध शुष्क तथा आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा अल्फीसॉल्स प्रकार की जो मृदा है वो उप आर्द्र और आर्द्र क्षेत्र में, और वर्टिसॉल्स जो कि आर्द्र और अति आर्द्र, यानी कि 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी मृदा में कोमोस्टर्स उप मृदाकरण का विशेष महत्व है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस 28वें प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 वर्टिसॉल्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29वें प्रश्न की बात करें तो 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में मृदा की समस्या है। तो मृदा अपर्दन की समस्या भी है, मृदा
अवकर्षण की समस्या है, सेम की समस्या है, राजस्थान में सभी प्रकार की ये समस्या, तीनों समस्याएं हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30वें प्रश्न की बात करें, 30वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त विशेषता किस मृदा की है वो आपको बताना है। पहला है इसका निर्माण है भौतिक अपक्षय और अधिक तापांतरण से हुआ है, यानी कि ये पहला कथन है। जबकि दूसरा है इस मृदा की जल धारण क्षमता न्यूनतम है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा में जल धारण करने की क्षमता न्यूनतम है और इसका निर्माण है वो भौतिक अपक्षय और अधिक तापांतरण के कारण हुआ है। 31वें प्रश्न की बात करें तो काली मिट्टी जानी जाती है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32वें प्रश्न की बात करें, 32वां प्रश्न है राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स। ऑप्शन नंबर 32 का एक सही उत्तर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है भूरी रेतीली कछारी मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस मिट्टी में चावल और मक्का की खेती जो इन्होंने लिखा है वो गलत हो जाएगा, यानी कि इस मिट्टी में बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार की खेती होती है, लेकिन मक्का और चावल की खेती भूरी रेतीली कछारी मिट्टी में नहीं होती है। 34वें प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में उपयुक्त जिला युग्म की पहचान करें जहां लाल और पीली मृदा पाई जाती है, तो अजमेर, राजसमंद, पाली इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 35वें प्रश्न की बात करें, रेतीली और बलुई दोमट मृदा राजस्थान के कितने भूभाग पर विस्तृत है, तो आप सब जानते होंगे मरुस्थल का विस्तार जितने क्षेत्र पर है उतने ही क्षेत्र पर रेतीली और बलुई मिट्टी का विस्तार है, यानी कि लगभग 2/3 भाग पर। 36वें प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 36वां प्रश्न है एक संगीतज्ञ को संगीत प्रस्तुत करना चाहिए, कलाकार को चित्रकारी करनी चाहिए और कवि को कविता लिखनी चाहिए, अर्थात एक व्यक्ति को वह होना चाहिए जो वह हो सकता है। मोस्लो का यह कथन किस आवश्यकता की पूर्ति की बात करता है, तो आत्म सिद्ध इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मोस्लो इस आत्म सिद्धि की बात करता है। 37वां प्रश्न है वह सुदृढ़ और अचल उत्तेजक जो प्राणी से समायोजन की अनुक्रिया की मांग करता है क्या कहलाता है, तो अंतर्नोद। ऑप्शन नंबर 37 का 2 सही उत्तर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर 38 का 2 असत्य हो जाएगा। प्रेरणा छात्र की रुचि को बढ़ाती है किंतु अवधान निर्माण में सहयोग नहीं है, ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी कथन सत्य है। 39वें प्रश्न की बात करें तो 39वां प्रश्न है मनोज लाइब्रेरी में लगातार पढ़ता रहता है, उनकी टेस्ट सीरीज में भी अच्छी रैंक चलती थी, मगर फिर भी वह परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करता था। जब उनके दोस्त पूछते तो वह बस इतना ही कहता कि अपना इरादा सिलेक्शन का नहीं रैंक का है, क्योंकि अच्छी रैंक आने पर गृह जिले में नियुक्ति मिलती है। मनोज की अभिप्रेरणा को किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत से बेहतर समझा जा सकता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 39 का ब्रूम का कथन है वो बिल्कुल बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। 40वां प्रश्न है व्यक्ति की योग्यता प्रेरणा पाकर विकसित होती है जो उपलब्धि में सहायक होती है, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, तो आप सब जानते होंगे वुडवर्थ इसका सही उत्तर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के आरंभ का समय माना जाता है, तो अरस्तु से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। स्किनर ने अरस्तु से शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ का समय माना है। 42वां प्रश्न है असत्य कथन को आपको बताना है, तो 42वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर 4 असत्य हो जाएगा। नाल व अन्य शिक्षा मनोविज्ञान को मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थिति में अध्ययन मानते हैं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीनों पहले, दूसरे और तीसरे कथन सत्य हैं। 43वें प्रश्न की बात करें, 43वां प्रश्न है एक विचार जो मनोविज्ञान में निरीक्षण और मापन पर बल देता है, जिसने बाल मनोविज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित किया, अतः ये संप्रदाय है। तो इस संप्रदाय की बात करें तो ये व्यवहारवाद है। व्यवहारवाद ने ही बाल मनोविज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित किया था। 44वां प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में स्टिक विचार की बात करनी है, तो यहाँ दिए गए तीनों कथन यानी कि उपयुक्त सभी कथन सत्य है। 45वें प्रश्न की बात करें, 45वां प्रश्न है एक छात्रा परी रोज स्कूल में संगीत कक्षा में भाग लेती है, वह कहती है कि मुझे संगीत से सच्चा सुकून मिलता है, लेकिन
अगर मैं ये क्लास मिस कर दूं तो मुझे 100% अटेंडेंस का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जो मुझे स्कॉलरशिप के लिए ज़रूरी है। नीचे दिए गए में से कौन सा कथन परी की अभिप्रेरणा की प्रकृति को सबसे सटीक रूप से विश्लेषित करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। परी के व्यवहार में दोनों प्रकार की प्रेरणा सक्रिय है, आंतरिक और बाहरी, और वह एक मिश्रित प्रेरणा की स्थिति है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, कक्षा में एक बच्चा पढ़ते समय शब्दों को उल्टा पढ़ता है, जैसे वाज को सा पढ़ता है, डॉग को गॉड पढ़ता है, अन्य विषयों में सामान्य प्रदर्शन करता है, पर पढ़ने में परेशानी होती है। सबसे उपयुक्त निष्कर्ष होगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। इसे डिसलेक्सिया हो सकता है, यानी कि डिसलेक्सिया पढ़ने में कठिनाई से संबंधित है। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में को लर्निंग डिसेबिलिटी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सुर्ण बाधित होना, इसको लर्निंग डिसेबिलिटी में नहीं रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, यदि कोई छात्र गणित में सामान्य से बहुत पीछे है जबकि अन्य विषयों में उसका प्रदर्शन अच्छा है, तो एक संवेदनशील शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उसकी अधिगम अक्षमता की जांच करवाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 48 का 3 सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 एक्ट के अनुसार लर्निंग डिसेबिलिटी को क्या माना गया है? तो एक मान्यता प्राप्त विकलांगता। ऑप्शन नंबर 49 का 3 सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नंबर 50वां है, डिसलेक्सिक बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या हो सकती है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। श्रव्य, दृश्य, सहायक सामग्री और मल्टी सेंसरी टेक्निक का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 50 का 3 उत्तर सही हो जाएगा। 51वां प्रश्न है, एक मटर के पौधे में लंबे डंठल टी का गुण सर्ववर्चस्वी है जबकि बौने डंठल टी का गुण अप्रभावी है। अगर दो हेटेरोजाइगस लंबे पौधे Tx टी को क्रॉस किया जाता है तो बौने पौधे का आनुवंशिक का अनुपात कितना होगा? यानी कि दो प्रकार के यहाँ मेडल के गुण के बारे में बात की इन्होंने, जो मेडल ने पौधों पर परीक्षण किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेडल ने किस नियम के अनुसार किसी लक्षण के लिए दो जीन एक दूसरे से अलग होकर अगली पीढ़ी बनाते हैं? तो इसका पृथक्करण का नियम कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न की बात करें, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण ही वंशक्रम है, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जेम्स ड्रेवर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये कथन जेम्स ड्रेवर का है। 54 नंबर प्रश्न है, माता पिता के बीज कोषों में विशिष्टताएं होती है, उनकी उपस्थित अनेक पितरकों के कारण विभिन्न संयोजन से संतानों का निर्माण होता है। सोरेनसन का ये कथन वंशक्रम के किस नियम की ओर संकेत करता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, भिन्नता का नियम। इस 54 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, असत्य कथन आपको छांटना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है, मातृ एवं पितृकोश में 23 जोड़े गुण सूत्र होते हैं, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जबकि एक माता में और एक पिता में XX और XY अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर 55 का 2 सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। वे विद्यार्थियों के व्यवहार और अनुभवों का अध्ययन करने का प्रयास करता है। 57 नंबर प्रश्न की बात करें, 57 नंबर प्रश्न है, माला को दूसरों से जुड़ने में कठिनाई होती है, वह अपनी भावनाओं को साझा नहीं कर पाती और दूसरों की भावनाओं के प्रति उदासीन रहती है। उनकी बोलने की शैली में विचलन है और शरीर की हरकतें रूढ़िवादी है। उसे संभवतः कौन सा विकार है? बहुत अच्छा प्रश्न है 57वां, और उसका सही उत्तर है जो कि ओटिज्म प्रकार की उसे बीमारी है, यानी कि उसके विकार है वो जो ओटिज्म। 57 का 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 58वां प्रश्न है, एक व्यक्ति शक्ति या सामर्थ्य का बोध प्राप्त करने के लिए खेल सितारों की कहानी पढ़ता है अथवा
किसी लोकप्रिय व्यक्ति के साथ संलग्न होता है। शक्ति अभिप्रेरक अभिव्यक्ति हेतु मैक्सीलैंड के अनुसार कौन सी विधि है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाहरी स्रोत। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न की बात करें, शैक्षिक मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी के शिक्षक के लिए शैक्षिक निहितार्थ आशय एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस निम्नलिखित में से कौन से हैं? यहाँ आपको 5 कथन दे रखे हैं और नीचे आपको सबसे उपयुक्त चुनाव आपको करना है। 59 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 5 सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। 60वें प्रश्न की बात करें, यहाँ आपको सत्य कथन बताना है। जहाँ 2 कथन दे रखे हैं, नीचे आपको इनमें से कौन से सत्य है या नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो दोनों कथन हैं ये दोनों ही सत्य है। 61वें प्रश्न की बात करें, 61वां प्रश्न है, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इस प्रश्न में है, ये परियोजना 29 जिलों में विस्तृत है। ये बात बिल्कुल गलत है, यानी कि अरावली की जो परियोजना है वो 29 जिलों में नहीं है। पहला कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन है, ये परियोजना अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र में हरियाली का विस्तार करने के एक प्रमुख पहल है। बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन नंबर 61 का 2 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन केवल बी सत्य है। 62 नंबर प्रश्न की बात करें, 4 जून 2025 को राजस्थान के मेनार को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट की सूची में सम्मिलित किया गया है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये उदयपुर जिले में स्थित एक मानसूनी वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। दूसरा कथन है, इसे बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है। दोनों कथन सत्य है। तीसरा कथन है, ये वेटलैंड रात्रि नदी व विजय सागर तालाब से मिलकर बना है। बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी कि ए और बी, केवल ए और बी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न की बात करें, नवंबर 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन राजस्थान के किन 2 स्थानों की मेजबानी में करवाया जाना प्रस्तावित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पूर्णिमा विश्वविद्यालय जयपुर और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 64वां प्रश्न है, साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2025 में राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार भोगीलाल पाटीदार को प्रदान किया गया। उन्हें ये पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की संभावना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 पखेरु वन नी पीरा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 65वें प्रश्न की बात करें, 65वां प्रश्न है, जून 2025 में चांगवोन दक्षिणी कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, रुद्राक्ष खंडेलवाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 66वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर राजस्थान की को भारतीय मसाला बोर्ड के अंतर्गत आधिकारिक रूप से 53वें मसाला के रूप में अधिसूचित किया है। तो पान मेथी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पान मेथी आप सबको ज्ञात होगा, नागौर जिले की ताऊसर गांव की प्रसिद्ध है। 67 नंबर प्रश्न की बात करें, सरदार शहर चूरू में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र निम्न में से किसके नियंत्रण में है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो गांधी विद्या मंदिर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नंबर 68 की बात करें, 68वां प्रश्न है, राज्य में निम्न में से किस स्थान पर पशुधन अनुसंधान स्टेशन नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो यहाँ केशवाना जालोर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सभी जगह है लेकिन केशवाना जालोर में ये पशुधन अनुसंधान स्टेशन नहीं है। 69 नंबर प्रश्न की बात करें, असुमलित की पहचान आपको करनी है और इसमें बीकानेर में C1 बिल्कुल सही है, कृषि प्रदेश या कृषि जलवायु प्रदेश है। फतेहपुर जो सीकर है वहाँ 2A बिल्कुल सही है। नौगांव में 4A ये गलत हो जाएगा और उम्मेदगंज पाली में 5 ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत उत्तर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, पिलानी में स्थित केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस की घटक प्रयोगशाला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 CSIR, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
71वां प्रश्न है, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र की स्थापना निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। और आप सबको कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना है कि शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। 72 नंबर प्रश्न की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, 1962, और आप सबको ज्ञात होगा मालपुरा टोंक में ये स्थित है। 73 नंबर प्रश्न की बात करें, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का घटक है। 73वें प्रश्न की बात कर रहे हैं, ये बात गलत हो जाएगी, जबकि इसकी स्थापना 1954 में मरुस्थलीय वनरोपण अनुसंधान केंद्र के रूप में की इसकी स्थापना हुई। ये बिल्कुल सत्य कथन है। तीसरा कथन, ये देश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसे शुष्क क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र के मुद्दों पर विशेष रूप से अनुसंधान करने का अधिकार है। ये बात गलत हो जाएगी। 73 का ऑप्शन नंबर केवल बी सत्य हो जाएगा। 74वां प्रश्न है, ICAR के अधीन राजस्थान में कितनी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं संचालित है? तो ऑप्शन नंबर इसका 3 नंबर उत्तर, और 3 ही अनुसंधान परियोजनाएं संचालित है। 75वां प्रश्न है, केंद्रीय कृषि फोरम जेतसर श्री गंगानगर की स्थापना 1962 में किसके सहयोग से की गई थी? तो कनाडा के सहयोग से इसका सही उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न की बात करें, चौपासनी जोधपुर में निम्न में से कौन सा अनुसंधान संस्थान है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजस्थानी शोध संस्थान, जो कि चौपासनी जोधपुर में स्थित है। 77वें प्रश्न की बात करें, केंद्रीय पशु धन प्रजनन फोरम सूरतगढ़ निम्न में से किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? सबसे उपयुक्त विकल्प की बात आपको करनी है। तो यहाँ थार पारकर जो गाय की नस्ल है उसके लिए ये प्रसिद्ध है। 78वें प्रश्न की बात करें, यांत्रिक कृषि फोरम कोटा की स्थापना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1978। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न की बात करें, शुष्क वन अनुसंधान केंद्र जोधपुर में है। आयुर्वेद केंद्रीय अनुसंधान संस्थान जो कि जयपुर में है। राज्य भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला जो कि जोधपुर में है। और सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र जो कि बीकानेर में स्थित है। 79 का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। 80वां प्रश्न है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो आप सब को इस बारे में ज्ञान होना जरूरी है। तो बास्केटबॉल है वो राजस्थान का राज्य खेल है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न की बात करें, एक तरफ राज्य का प्रतीक है और दूसरी तरफ अधिसूचना की दिनांक दी हुई है। पशुधन श्रेणी यानी कि पशुधन श्रेणी की बात करें तो 19 सितंबर 2014 को ऊंट को पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया था। और राज्य वृक्ष की बात करें तो राज्य वृक्ष जो कि 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया था। फूल की बात करें तो राज्य फूल जो कि 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया था। जब पशु वन्य श्रेणी की बात करें तो 12 दिसंबर 1983 को घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर 81 का 3 सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या नंबर 82 की। प्रोसोपिस सिनेरेरिया है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो ये खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। 83 नंबर की बात करें, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और फिर 3 कथन दे रखे हैं, उसके बाद सत्य कथन को आपको बताना है। तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ आपको 2 कथन दे रखे हैं, उसके बाद सही उत्तर का चयन करना है। एक असत्य कथन आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यानी कि दोनों कथन हैं वो सत्य दे रखे हैं, जबकि इन्होंने असत्य के बारे में पूछा, न तो ए और न ही बी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न की बात करें तो 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विज्ञान केंद्र राई सरसों अनुसंधान निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है? तो बानसूर अलवर इसका सही उत्तर हो जाएगा 85 का।
86 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में इन्होंने किया था। 86 का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित मारवाड़ी की उपबोली तथा उससे संबंधित क्षेत्र में सही सम्मिलित नहीं है, उसके बारे में बताना है। तो यहाँ गोडवाड़ी जो कि फलोदी नहीं बल्कि जालोर और पाली के आसपास के क्षेत्र में ये बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न की बात करें, डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, वागड़ी बोली इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। 89 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। 89 नंबर प्रश्न है, रागड़ी बोली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ आपको 2 कथन दे रखे हैं और उसके बाद आपको सही निष्कर्ष बताना है। ये बोली अपनी कर्कशता के लिए जानी जाती है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा ये मेवाड़ की उपबोली है, ये कथन गलत हो जाएगा, यानी कि केवल एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से एक पूर्वी राजस्थानी की उपबोली नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरवाड़ी है, जो कि पूर्वी राजस्थान की उपबोली नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पूछा गया है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती केवल, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, केवल भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती, और पृथ्वी अक्ष पर झुकी होने की वजह से, पृथ्वी की अक्ष पर झुकाव की वजह से सूर्य की जो किरणें हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में अलग अलग ऋतुओं में सीधी पड़ती रहती है। 92 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं, पृथ्वी के परिक्रमण में कौन सा प्रभाव नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ सूर्य उदय, दोपहर और सूर्यास्त का होना ये जो है पृथ्वी के परिक्रमण से संबंधित नहीं है। 93 नंबर प्रश्न की बात करें, शीत अयनांत को 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर सूर्य की किरणों का आपतन कोण क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 इसका, यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट इसका सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न की बात करें तो पृथ्वी के घूर्णन का सबसे प्रमुख प्रभाव क्या होता है? तो दिन रात का होना पृथ्वी के घूर्णन का सबसे प्रमुख प्रभाव माना जाता है। 95 नंबर प्रश्न की बात करें तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति भूमध्य रेखा पर होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये आप सबको ज्ञात होना चाहिए कि 1600 किलोमीटर प्रति घंटा भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की परिभ्रमण गति होती है। 96 नंबर प्रश्न की बात करें, कोरियोलिस बल ध्रुवों पर होता है, तो ये आप सबको ज्ञात होगा, भूमध्य रेखा पर 0 और ध्रुवों पर सर्वाधिक कोरियोलिस बल होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न की बात करें तो पृथ्वी की घूर्णन गति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उसके बाद आपको सही कथन का चयन करना है। 3 कथन दे रखे हैं और ये गति पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी की इस गति के कारण भूमध्य रेखा क्षेत्र में अधिक उभार और ध्रुवों पर चपटापन पैदा हुआ है, बिल्कुल सही है। इस गति के कारण हवाओं और धाराओं की दिशा में भी बदलाव आता है, तीनों कथन सत्य हो जाएंगे। 98 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं तो 98 नंबर प्रश्न है, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 140 डिग्री पूर्वी देशांतर की प्रति ध्रुवस्थ स्थिति आपको बतानी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 40 डिग्री दक्षिण एवं 40 डिग्री पश्चिम। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न की बात करें, जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो वह स्थिति क्या कहलाती है? तो इसको उपसौर कहा जाता है, जबकि अधिकतम दूरी पर होने पर अपसौर कहा जाता है। अपभू और उपभू चंद्रमा से संबंधित है। 100वां प्रश्न है, अपसौर की स्थिति के समय सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी आपको बतानी है। तो आपको ज्ञात होगा सूर्य सबसे अधिक पृथ्वी से दूरी पर होने पर 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 101वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन आपको बताना है। 4 कथन दे रखे हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण अपकेंद्रीय बल लगता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, दिन रात को विभाजित करने वाला व्रत प्रदीपन व्रत कहलाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, विषु की स्थिति में प्रदीप्ति व्रत अक्षांशों को असमान रूप से प्रतिषेधित करता है, यह कथन गलत हो जाएगा। चौथा है, पृथ्वी की परिक्रमण
कक्षा दीर्घवृत्ताकार है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत हो जाएगा। 102 नंबर की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करते हुए पार करने पर क्या परिवर्तन होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तिथि को एक दिन पीछे किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 103वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करना है और उसके बाद आपको उत्तर देना है। पहला कथन है ग्रीनविच रेखा को मानक यमयोत्तर कहा जाता है। दूसरा कथन है सभी अक्षांश रेखाएं विषुवत वृत्त के लंबवत होती है। तीसरा कथन है ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर से निर्मित वृहद वृत्तों की कुल संख्या 181 है। तीसरा कथन सत्य है और दूसरा कथन है वो गलत हो जाएगा, जबकि पहला कथन भी सत्य है। ऑप्शन नंबर 103 का 3 नंबर सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 सत्य है जबकि 2 नंबर कथन गलत है। 104वां प्रश्न है, देशांतरों के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन आपको बताना है। तो पहला कथन है सभी देशांतरीय यमयोत्तर विषुवत रेखा पर परस्पर मिलते हैं, ये कथन गलत हो जाएगा, बाकी तीनों कथन अपने आप सही हो गए। 5वां प्रश्न है विषुवत वृत्त है। विषुवत वृत्त क्या है? तो 0 अंश अक्षांश है, एक काल्पनिक वृत्त है, वृहत अक्षांशीय वृत्त है। तीनों कथन 105 में सही, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। छठा प्रश्न है 106 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन पर विचार करना है। असत्य कथन में 82.5 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यमयोत्तर माना गया है, ये कथन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत के मानक समय की बात करें तो उसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, ना कि 82 डिग्री 50 मिनट को। बाकी सभी कथन सत्य है। 107 की बात करें, प्रधान यमयोत्तर कौन सी है? तो 0 डिग्री देशांतर, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 108वें प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सही स्थिति को दर्शाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 75 डिग्री नॉर्थ और 91 डिग्री वेस्ट। 109 नंबर प्रश्न की बात करें, यदि ग्रीनविच पर सुबह 6 बजे तो किस देशांतर पर समय 11 बजे प्रातः एएम होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर हो जाएगा। यदि ग्रीनविच पर सुबह के 6 बजे हैं तो 11 बजे 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर हो जाएगा। 110वां प्रश्न है, सही कथन आपको चुनाव करना है और कौन सा कथन सही है? तो सभी अक्षांश रेखाएं लगभग समदूरस्थ होती है, ये कथन सही हो जाएगा, बाकी सभी कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर 4 इसका 110 का सही हो जाएगा। 111वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में उत्खनित किस स्थल से हमें जल संचयन तथा उत्कृष्ट जल प्रबंधन के विशिष्ट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो 111 का 3 नंबर उत्तर धोलावीरा सही उत्तर हो जाएगा। 112 है, डेडमैन लेन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, तो मोहनजोदड़ो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 113 प्रश्न नंबर की बात करें तो हड़प्पाकालीन नगरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो पहला कथन है लोथल एक बंदरगाह नगर था, ठीक बात है, सही है। दूसरा, सभी नगर सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे, ये बात गलत हो गई। जबकि तीसरा कथन है सिंधव नगरों की योजना ग्रिड विन्यास पर आधारित थी, बिल्कुल सही है। चौथा कथन है नागेश्वर और बालाकोट सैंधवकालीन औद्योगिक बस्तियां थी, ये कथन भी सही है, यानी कि ए, सी और डी कथन सत्य है। 114 नंबर की बात करें, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कच्छ प्रदेश गुजरात में स्थित नहीं है? तो यहाँ धोलावीरा, देसलपुर और सुरकोटड़ा ये तीनों गुजरात में है, लेकिन रोजदी है वो गुजरात में स्थित नहीं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 115 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित हड़प्पा नगरों में से किन स्थलों से अग्निकुंड पाए गए हैं? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, लोथल और कालीबंगा में ये अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। 116 नंबर की बात करें तो एक तरफ सूची 1 है और दूसरी तरफ सूची 2 है, इनको मिलान करने के बाद आपको उत्तर देना है। तो इसमें मोहनजोदड़ो अवतल चक्कियाँ प्राप्त हुई है, हड़प्पा में कब्रिस्तान R37 प्राप्त हुआ है, लोथल में सीप उद्योग के साक्ष्य मिले और कुनाल में चांदी के मुकुट मिले हैं। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। 117 नंबर की बात करें तो 117 नंबर प्रश्न है, उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित हड़प्पाकालीन व्यापारिक बंदरगाह की बात की गई है, तो यहाँ सोतुरघई ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 118वां प्रश्न है, असत्य युग्म का चयन करना है और
4 ऑप्शन आपके सामने है। कोटजी सिंधु में बिल्कुल सही है। मांडा रावी नदी के किनारे नहीं है, ये गलत हो जाएगा। राखीगढ़ घग्गर नदी के किनारे है। और सत का कोहो साकी कोर ऑप्शन नंबर इसका जो मांडा रावी नदी के किनारे है, ये गलत हो जाएगा। 119वें प्रश्न की बात करें, 1 और 2 सूची को आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ तीर्थकर हैं, दूसरी तरफ उनके प्रतीक के बारे में बताया गया है और आपको मिलान करने के बाद इसका सही उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पहले का 2, दूसरे का 3, तीसरे का 4 और चौथे का 1। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 120वां प्रश्न है, महावीर स्वामी को कैवल्य किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर 120 का 2 नंबर सही हो जाएगा, ऋजुपालिका नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर 120 का 2 सही हो जाएगा। 121वां है, दिगंबर संप्रदाय द्वारा आहार नियंत्रण के द्वारा शरीर त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सलेखना ऑप्शन नंबर 121 का 1 सही उत्तर हो जाएगा। 122वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 122वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित में से कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा को घटित हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इनका जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, जबकि इनको ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी और महापरिनिर्वाण इनका वैशाख पूर्णिमा को 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 123वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांगिक मार्ग में सम्मिलित है? तो इस प्रश्न का उत्तर भी 1, 2, 3, 4 चारों कथन सत्य है, यानी कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक और सम्यक कर्मात ऑप्शन चारों सत्य है। 124वें प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित बौद्ध संगीत और उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ बौद्ध संगीत है, दूसरी तरफ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है और आपको फिर इनको सम्मिलित करके सही उत्तर देना है। पहले का 3 नंबर उत्तर हो जाएगा, दूसरे का 2, चौथे का, तीसरे का 4 और चौथे का 1, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीत है वो अश्व घोष के काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 124 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 125वां है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यहाँ मंडूक उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर 125 का 3 हो जाएगा। 126वां प्रश्न है, 2 कथन है और उसके नीचे आपको सही कथन बताने हैं। पहला है, 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, 10 राज्य युद्ध में भारत जन के राजा सुदास के पुरोहित विश्वामित्र थे। ये कथन गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही है, दूसरा गलत है। 126 का 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। 127वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद का संबंध यजुर्वेद से नहीं है? तो छांदोग्य है। ऑप्शन नंबर 4 127 का सही उत्तर हो जाएगा। 128वां, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? यहाँ आपको 3 कथन दे रखे हैं और इसका सही उत्तर है वो पहला और तीसरा कथन सत्य है, जबकि दूसरा कथन असत्य हो जाएगा। 129वां प्रश्न है, निम्नलिखित षड दर्शन व प्रतीकों में सही सम्मिलित नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो न्याय दर्शन कणाद का नहीं है। ऑप्शन नंबर 129 का 3 उत्तर हो जाएगा। 130वां प्रश्न है, शूद्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में हुआ है? तो आप सब जानते होंगे, ऋग्वेद इसका सही उत्तर हो जाएगा। 131वां है, ऋग्वेद कालीन समाज के संबंध में सही नहीं है। तो बाल विवाह प्रचलन में थे, ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। 132वां प्रश्न है, निम्न में से जैन धर्म का तत्वमसीय सिद्धांत क्या है? तो यहाँ अनेकांतवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर अनेकांतवाद ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 132 का। 133वें प्रश्न की बात करें, जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र के आलेख में निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कर संगत विकल्प का चुनाव करना है। तो 133 का ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी कथन सत्य है। 134वां प्रश्न है, जैन धर्म के 5 महाव्रत में शामिल नहीं है। तो त्याग ऑप्शन नंबर 134 का 4 ऑप्शन हो जाएगा सही। 135वां प्रश्न है, जैन शब्द जिन से बना है जिसका अर्थ होता है? तो यहाँ स्वयं पर विजय प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 135 का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। 136वां है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव आदिनाथ का उल्लेख निम्न में से किस में प्राप्त होता है? तो यहाँ ऋग्वेद ऑप्शन नंबर 136 का 1 उत्तर सही हो जाएगा। 137 में है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित मार्ग पर चलने वालों को कहा जाता था। तो यहाँ 137 का
निर्ग्रंथ ऑप्शन नंबर 137 का एक सही उत्तर हो जाएगा। 138वां बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ दो अतियों के मध्य की अवस्था, ऑप्शन नंबर 138 का दो उत्तर हो जाएगा। 139वां किस वेद में 100 पतवार वाली नाव का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर भी ऋग्वेद ही हो जाएगा, ऋग्वेद में ही इसका उल्लेख मिलता है। 140वां प्रश्न है वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन का अवरोही क्रम आपको बताना है। तो राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम और कुल, ऑप्शन नंबर 140 का एक सही उत्तर हो जाएगा। 141वां प्रश्न है निम्नलिखित में से वेद व उस वेद से संबंधित दिए गए उपनिषदों में सही सम्मिलित नहीं है, जो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 141 का 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। 142वां प्रश्न है वैदिक कालीन धार्मिक जीवन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन आपको बताना है। 3 कथन आपको दे रखे हैं और इनमें सत्य कथन की बात आपको बतानी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा कथन सत्य है, जबकि तीसरा कथन असत्य है। 143वें प्रश्न की बात करें भिक्षुणियों द्वारा रचित संदों का संकलन थेरी गाथा कहलाता है, इसका संबंध किस पिटक से है? तो सुत्त पिटक इसका सही उत्तर हो जाएगा। 143 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 144वां प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताने हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा कथन है वो सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर 144 का 2 सही उत्तर हो जाएगा। 145वें प्रश्न की बात कर लेते हैं माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो R.E.M. व्हीलर, ऑप्शन नंबर 145 का 4 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। 146वां प्रश्न है किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से कढ़ाईदार वस्त्र त्रिफुलाकृति पहने व्यक्ति की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो 146 का मोहनजोदड़ो उत्तर नंबर 1 सही हो जाएगा। 147वां प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में स्थित है? तो आप सबको ज्ञात होगा हड़प्पा पाकिस्तान में है और गनेरी वाला पाकिस्तान में है और चनहुंदड़ो जो पाकिस्तान में है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 148वां प्रश्न है वैदिक काल में प्रयुक्त शब्दावली के संबंध में सही सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। धागे का, सूत का कार्य तंतु, ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। 149 नंबर प्रश्न है उपनिषदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन आपको बताना है। 149 का 3 नंबर उत्तर है जो असत्य है, बाकी सभी सत्य है। 150वां प्रश्न है किस वेद में माता भूमि पुत्रोऽहं पृथ्व्याः अर्थात पृथ्वी मेरी माता है मैं उसका पुत्र हूँ का उल्लेख है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अर्थर्व वेद इसका सही उत्तर हो जाएगा। 150 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये थे रीट मुख्य परीक्षा SST के लिए कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित 150 प्रश्नों का सॉल्यूशन आपने देखा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सभी प्रकार के जो मॉडल पेपर हैं आपको कलाम द्वारा आयोजित उन सब का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।